Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की लेटेस्ट एडिशन की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपके सामने लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अ वॉर अपॉन स्टेट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, चैप्टर काफ़ी बड़ा होने की वजह से पार्ट्स में करेंगे हमेशा की तरह। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई बात कुछ इस तरह की है कि सबसे पहले हमारे लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर नक्सलिज्म क्या होता है। नक्सलिज्म इसको पॉपुलरली कहा जाता है और ऐसे नाम इसका है, समझ लो LWE, दैट मीन्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब देखिए, नक्सलिज्म ये जो टर्म है, नक्सल टर्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये जो नक्सलवादी लोग हैं, है ना, नक्सल का जो टर्म है ये निकल के आया है नक्सल बारी से। क्या है नक्सल बारी? नक्सल बारी एक गांव है। कहाँ का है ये गांव? पड़ता है आपका दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जहां से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1967 में। और उस समय इसमें लीडरशिप थी चारू मजुमदार की और कानू सन्याल, साथ में जंगल संथाल की। इसमें क्या है कि इसमें समझ लीजिए वायलेंस का यूज, दंगों का यूज, ताकि क्या हो कि स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाए। और ये वायलेंस कौन करता है? ये वायलेंस किया जाता है बाय वेरियस कम्युनिस्ट गुरिल्ला ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके द्वारा जगह जगह पे वायलेंस करी जाती है, जिससे स्टेट की मशीनरी प्रॉपर ना चल सके और जो है स्टेट डिस्टेबलाइज हो। तो शुरुआत तो कुछ इस तरह से हुई। अब क्या हुआ कि नक्सलिस्ट ये एक फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट ही होते हैं जो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी माओ जेडोंग की टीचिंग से अपनाते हैं। कि माओ जेडोंग कौन था? अभी हाल फिलहाल आपने जब चाइना और ताइवान का इशू पढ़ा होगा, उस समय माओ जेडोंग के बारे में भी सुना होगा। ये एक चाइनीज रिवोल्यूशनरी लीडर हुआ करता था और इसकी ही टीचिंग से जो आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अडॉप्ट की गई है, वही सब नक्सलिस्ट के दिमाग में घुसी होती है। अब ये देश के अलग अलग पार्ट से जो है वो ऑपरेट करते हैं और ये कब से कर रहे हैं? सिंस 1970 से। अब अलग अलग वक्त में, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में, अलग अलग एरियाज में देश के ये सीरियसली अफेक्ट हो जाते हैं हमारे देश के एरिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ये लोग कहीं ना कहीं वायलेंस करा करते हैं और ये नक्सलीज ग्रुप जो है वो कहीं कहीं जगह, मान लो यहाँ एक्टिव है, यहाँ एक्टिव है, यहाँ एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वायलेंस क्रिएट करते हैं ताकि चीज़ें स्टेबल तरीके से ना चल सके। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो हैं, उन्होंने नक्सलिज्म को बोला था कि एक सबसे इम्पोर्टेंट खतरा है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भारत की। और जो ये खतरा है ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमारे देश के अंदर लेकर आया। तो आई होप कि आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म क्या होता है इसकी पूरी बेस से चीज़ें समझ गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिरकार ये फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है इस नक्सलिज्म का, या इसे माओज़म भी कहते हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं। हर तरीके से मैंने आपको बताया कि क्यों माओज़म कहते हैं। ठीक है, माओ जेडोंग की वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो कहते हैं, और नक्सलिज्म जहाँ से शुरुआत कैसे हुई वो भी मैंने आपको बताया। तो आखिरकार क्या चीज़ है, क्यों मेंटली, या क्यों इस चीज़ का दिमाग पे कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा समझे हैं। देखिए, हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी बार वायलेंस हुआ। बहुत अमीर जो रूलिंग एलिट है, खासकर जो है अमीर लोग जो होते हैं, उनके अगेंस्ट हुआ वायलेंस। और वायलेंस किया किसने? वायलेंस किया किसानों ने या पीजेंट क्लास ने। और पीजेंट क्लास ने वायलेंस क्यों करा? वो तो बड़े शांत होते हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेट किया गया था इन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से। तो अब यहाँ पे लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी थी, इस सोच से वो बड़े प्रभावित हुए और इन्होंने इन अमीरों के खिलाफ जो है वो करा वायलेंस। अब आइडियोलॉजिकल बेसिस इन सारे जो वायलेंट मूवमेंट का हुआ, इसे कार्ल मैक्स की राइटिंग्स में आपको और फ्रेडरिच एंजल्स की राइटिंग में आपको देखने को मिलेगा। ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, जो आइडियोलॉजी है, इसे कॉमनली हम लोग कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म कहते हैं। आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है
कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री बाय विजन आईएएस नोट्स पूरी कंप्लीट कराई है, बहुत ही अच्छी है सीरीज, आप देख लीजिएगा जाके, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो आइडियोलॉजी है इसे कम्युनली कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म कहते हैं। अब इसी आइडियोलॉजी को बाद में व्लादिमीर लेनिन और माओ सी तंग, जिसे कहा जाता है माओ जिडोंग, ठीक है, ये भी इससे इन दोनों लोगों ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट करा इस आइडियोलॉजी को। अब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का ये मानना है कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग, जो भी अभी के सोशल रिलेशन है और जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से भी ये चल रही है स्टेट, ये सिर्फ अमीरों का, मतलब कैपिटलिस्ट या एलिटिस्ट सोसाइटी की है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेटिव है, मतलब ये सिर्फ बर्बाद करेगी आम जनता को, आम लोगों को और गरीब लोगों को। एंड सिर्फ इसके अंदर एक क्रांति, एक रिवोल्यूशनरी चेंज आने की जरूरत है, जिसके माध्यम से ये सब ठीक हो सकता है। और वो जो चेंज आएगा, वो जो बदलाव आएगा, वो आसानी से नहीं आएगा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंट तरीकों से ही आ सकता है, ठीक है, और इसी से ही एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो सकता है। तो इनका ये मानना है कि अगर मतलब जो घी है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करो और उससे ही इन अमीरों को जो यहाँ से हटाओ, और ये जो हमें बर्बाद कर रहे हैं उनसे खुद को बचाओ, ठीक है। तो इनका मोटा मोटा मतलब ये है। अब ये मार्क्सिज्म जो है, मार्क्सिज्म का ये कहना है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो एलीट है, जो अमीर है, जो कैपिटलिस्ट बॉर्जुआ एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम वायलेंट एक क्लास स्ट्रगल से, वायलेंट क्लास स्ट्रगल मतलब जो हमारे जो किसान लोग हैं या नॉर्मल है, जो वर्किंग क्लास है, जब ये हथियार उठाएगा, जब ये वायलेंस करेगा, तो इसी के ही माध्यम से हम इन सबको जो है वो अब देखिए, माओज़म की अगर हम बात करते हैं तो माओज़म के अंदर के कुछ सिद्धांतों के बारे में आपको बताऊं। इसके अंदर क्या होता है ना, आपको ये जो इनका काम करने का तरीका है उसके पैतरों का बताऊं तो ये है कि भाई इन लोगों को स्टेट की पावर जो है, ठीक है ना, इसे जो है पाना है, कैप्चर करना है। कैसे? अब इस चीज को प्यार से नहीं पाना है इन्हें चाहिए कि आर्म्ड इंसर्जेंसी, हथियार उठाओ, बहुत सारे लोगों को एक साथ करो और एक अलायंस बनाओ ज्यादा जबरदस्त, ठीक है, सबको एक प्लानिंग के साथ में, हथियारों के साथ में जो है एक साथ लेकर आओ। तो इनका मेन मुद्दा ये होता है। और जो ये माओ है ना, ये इस प्रोसेस को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब कि अरे वाह भाई वाह, क्या कहते हैं, ये एक बड़ी बात है, सब एक साथ आओ। ये कहते हैं कि ये प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर है। क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर। अच्छा, इनका ये तरीका बहुत गजब है। इसका सीन क्या है ना, हम आपके लिए बदलाव ला रहे हैं, आप सब हमारे साथ दीजिए, लोगों के लिए आगे बढ़ना है। इससे ये माइंड को लोगों के कैप्चर करते हैं और मोटिवेट करते हैं उन्हें हथियार उठाने पर। इसलिए ये जो माउस की आइडियोलॉजी है, सोच है जो इनकी, ये इसमें आप देखते हो ना, आम है तो प्यार होगा नहीं, इसलिए ये वायलेंस को काफी ग्लोरीफाई करती है। एंड इसलिए इसमें हथियार उठाना, आर्म्स उठाना, ये चीज नॉन नेगोशिएबल है, ये तो पक्का होनी है माउस की इंसर्जेंसी की डॉक्ट्रिन के हिसाब से, ठीक है। तो माओज़म फंडामेंटली इसका क्या कहना है कि कहता है इंडस्ट्रियल और रूरल, ये जो डिवीजन है अमीर और एक गरीब व्यक्ति के बीच में, और यही एक मेजर डिवीजन है, और यही जो है वो कैपिटलिज्म जो है वो बर्बाद करता है, इसको एक्सप्लॉइट जो है करते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, वो आम जनता को, ये जो है इसमें आम जनता को क्या कह सकते हो आप ये कह सकते हो कि ये जो रूरल लोग हैं, वर्कर क्लास है, ठीक है ना, इसको एक्सप्लॉइट करते हैं ये अमीर लोग। तो माओज़म आप ये भी कह लीजिए ऑल्सो रिफर टू द इगैलिटेरिज्म दैट was seen during the Mao's era as opposed to the free market ideology। अब इनका क्या है, माओज़म आप ऐसे समझो, इगैलिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो आप पहले पॉज करो और आप कमेंट में बताओ क्या है क्या नहीं। देखिए, इगैलिटेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है, इगैलिटेरियन का मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्रिंसिपल फॉलो करना जिसमें हर एक व्यक्ति के पास इक्वल राइट्स हों, समझ रहे हो, सबके पास एक समान चीजें हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पॉलिटिकल इगैलिटेरिज्म आपको बताऊं,
तो इसमें क्या है कि हर एक इंडिविजुअल हैज अ सेम सोशल पावर एंड वो या इन्फ्लुएंस करे वो पॉलिटिक्स पे, कामों में, सरकारी कामों में, डेली लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके की बात आप समझे। अब यहाँ पे देखो इसी सेम तरीके से आप इनको भी लेके चलोगे। अब माओइज्म का जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, इसमें मेन इनकी जो ये इम्फेसाइज करते हैं, जो इनका मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि रिवोल्यूशनरी एक जो है क्रांति लेकर आनी है, एक रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल करना है एक भारी मेजॉरिटी ऑफ लोगों का अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेटिंग क्लास, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग कास्ट क्लास की ये लोग जो बड़े लोग हैं ये बर्बाद कर रहे हैं छोटे व्यक्तियों को, और इनके अगेंस्ट हमें यहाँ पे इनका जो चलाया हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर है, स्टेट की रन मशीनरी है, इससे बदलाव करने के लिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है इसके अंदर क्या है, अब आप समझ रहे होंगे, हथियार उठा रहे हैं तो गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं, छोटी छोटी अलग अलग जगह पे भयानक लड़ाइयां हो रही हैं सिटी के आसपास के इलाकों से। मेन इनका मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यही है कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। किसके थ्रू चाहिए, भारी मात्रा में लोग को इन्वॉल्व करना है, और वो लोग होंगे लोअर क्लास के सोसाइटी के। अब पॉलिटिकल पावर ग्रोस आउट ऑफ बैरल ऑफ अ गन। देखो मेन चीज क्या है, इनका स्लोगन क्या है माओइस्ट का, इनका ये है कि भैया जो पॉलिटिकल पावर होती है वो निकल के आती है ऑन द बैरल ऑफ द गन, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ अ बैरल ऑफ अ गन। तो ये भारी मात्रा में जो गांव की रूरल पॉपुलेशन है उसको इकट्ठा करते हैं, और वो कहते हैं कि आप उन जो है ऐसे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बवाल करो, गुरिल्ला वॉरफेयर करो। अब समझिए ये जो माओइज्म है ना, अब ये कोई आइडियोलॉजी का मूवमेंट नहीं रह गया है ना, ये सोच से जो इतना प्रभावित है ऐसा कुछ ऐसा नहीं रह गया है। अब ये एक तरह का डर पैदा कर रहे हैं लोगों के दिमागों में, साथ में डेमोक्रेसी को सीधा डिनाई कर रहे हैं। वही है ना, एक हद से ऊपर जब पानी बढ़ जाता है तो वो चीजें अलग रूप लेने लगती हैं, और ट्राइबल का डेवलपमेंट जो है ना, तो इन सब चीजों को डिनाई करना, अब कि भाई अगर ट्राइबल डेवलप नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बातों में आ जाएंगे। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो ये माओइस्ट अब करने लगे हैं। अब देखिए पॉलिटिकल मास मूवमेंट के विपरीत है ना, कि विद वायलेंट अंडरपिंग्स इन द बॉर्डर एरियाज, ये तो हो गया अपनी बेगम। नक्सलीज जो है ना वो ये नहीं कहते कि हमें इंडियन यूनियन से अलग होना है, एक अलग सोवेरियन इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी खुद की बनानी है, बट इनका एम क्या होता है नक्सलीज का, कि इन्हें कैप्चर करना है पॉलिटिकल पावर को, किसके माध्यम से, बंदूक की नोक पे, आर्म्ड स्ट्रगल के माध्यम से, ताकि ये सो कॉल्ड इनकी जो पीपल्स गवर्नमेंट है ये बना सके, जो कि दूसरों को दिखाने के लिए ही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये फिलोसफिकल मूवमेंट वगैरह आपको अच्छे से बताया। अब कुछ फ्रेजेस ऑफ नक्सलिज्म आपको बताना चाहती हूँ। देखिए माओइस्ट अपनी आइडियोलॉजी को बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत सोच समझ के फैलाते हैं, और एक साथ एक जगह नहीं, फ्रेज वाइज मैनर में। जैसे कोई भी चीज लॉन्च होती है ना तो फ्रेज वाइज होती है ना, एक साथ लॉन्च नहीं करेंगे ना, पहले देखेंगे टेस्ट कर करके तब बढ़ाते बिजनेस अपना। तो अब देखो इसमें फ्रेज क्या होते हैं आपको समझाते। सबसे पहले इनकी होती है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में प्रॉपर ये नए नए एरिया का सर्वे करते हैं, पता लगाते हैं कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इनके काम आएंगे, और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज हैं जिनमें हम इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हो। ये हो गई प्रिपरेटरी फेज। फिर आता है पर्सपेक्टिव फेज। पर्सपेक्टिव फेज में क्या है, इसके अंदर ये लोग सबको इकट्ठा करते हैं, मोबिलाइज करते हैं थ्रू फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन करना सरकार के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। कैसे, वो भी लोकल पब्लिक ग्रीवियंसेस के अगेंस्ट, कि अरे आप सबका दुख दर्द ये लोग नहीं दूर कर पा रहे हैं, हम लोग दूर करेंगे, सब एक साथ आते हैं, सब इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आप समझ रहे ना, इस तरीके से। तीसरा हो गया गोरिल्ला फेज। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो पब्लिक का मूवमेंट है, आक्रोश है, इसको ये दंगे में एक वायलेंट गुरिल्ला वॉरफेयर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। चौथा आता है बेस फ्रेज। इसमें क्या है, यहाँ पे हो रहा है कि जो ये माओइस्ट है ना, ये अपना खुद का बेस एस्टैब्लिश करते हैं, और गुरिल्ला जोन को एक लिबरेटेड जोन में यहाँ पे ये चेंज करते हैं। और आखिरी में आता है लिबरेटेड फ्रेज, मतलब कि भैया इन्होंने ये सब आजाद दिला दिया और इस्टेब्लिशमेंट कर दिया पीपल्स गवर्नमेंट का। तो ये तो इनका तरीका हो गया अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। अब आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि मैम आखिरकार ये नक्सलिज्म इंडिया के अंदर कैसे पैदा हुआ, क्या इसके फ्रेजेस रहे, थोड़ा सा मुझे ये समझाइए।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भाई इवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। आपके माइंड में आया होगा मैम ये नक्सलिज्म कहाँ से इन्वॉल्व हुआ, कहाँ से आ गया इंडिया के अंदर भाई। तो ये जो बढ़ा है, ग्रोथ हुई है नक्सलिज्म की भारत के अंदर, इन्हें आप ब्रॉडली 3 स्टेज में डिवाइड कर लो। 3 स्टेज क्या है मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में बताऊं तो नक्सलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई मई 1967 में 3 पुलिस स्टेशन के एरियाज में। नक्सलबारी एक गांव है, मैंने बताया पहले, दूसरा खोरीबारी के, और तीसरा था नाम जिसका नाम था फांसी देवा। ठीक है, तो इसके अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ पे पेन चेंज कर लूँ क्योंकि रेड कलर सब पे तो चल जाता है, यहाँ पे रेडी है तो येलो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है पुलिस स्टेशन से शुरुआत हुई और ये तीनों ही पड़ते हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल की। क्लियर है। अब नवंबर की बात है, नवंबर 1967 में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट थे, यही नक्सलीस वगैरह, ये पूरे देश से, इन्होंने जो पूरे देश के थे इन सब ने मिलकर फाउंड करी, क्या मतलब स्थापित करी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को। कहाँ करा? कोलकाता के अंदर इन्होंने इसको जो है फाउंड करा। अब क्या हुआ, मई 1968 की बात है कि कमेटी को रीनेम करा गया एज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज के नाम से। और इन्होंने अपने 4 सोचों को, 4 आइडियोलॉजिकल एम्स को सामने रखा। इनके क्या 4 एम थे यहाँ समझते हैं। पहला एम इनका ये था कि हमें प्रोटेक्टेड पीपल्स वॉर इन अकॉर्डेंस विद द माओ टीचिंग्स। भाई हमें क्या करना है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं और ये सब किसका होगा कि माओ की जो भी सोच है, जो उनके पढ़ाई हुई चीजें उनके हिसाब से। ठीक है, ये माओ जेडोंग मैं बता चुकी हूँ। दूसरा, अडेप्टिंग टू गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स, जो इनका मेन काम है कि प्यार से तो कुछ बात करनी नहीं है, हथियार उठाना ही उठाना है, दंगा करना ही करना है। तीसरी बात कि एक रूरल रेवोल्यूशनरी बेस एरिया बनाना है, जो हमने पहले आपको ये बताया है कि देखो बेस एरिया क्या रहेगा कि गांव से लोगों को उठाना है, हाँ इन लोगों को इकट्ठा करना है। और चौथा कि हमें यहाँ पे सिटीज को घेरना है, एज वेल एज जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होंगे इनमें रुकावट बनना है। ठीक है, तो ये इनके हो गए 4 आइडियोलॉजिकल एम्स जो इन्होंने सामने रखे। अब ये जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी जो थी, इसने एक रिवोल्यूशनरी पार्टी को फाउंड करा, नाम था CPI, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। लेनिनिस्ट की स्पेलिंग है LENINIST। ठीक है, इसको इन्होंने करा 1969 में, जो कि एक माओइस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी। हुआ क्या, जल्द ही नक्सलीस मूवमेंट बहुत सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में फैल गया, खासकर वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। और इसके जो मेन फॉलोवर्स थे वो वही किसान, पीजेंट्स, ठीक है, आदिवासी लोग मतलब ट्राइबल्स, जिनके साथ भेदभाव होता है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था स्टेट की अथॉरिटीज की तरफ से। वही तो है ना कि वो सारे लोगों को उठाना जो दुख से पीड़ित हैं, साथ में कुछ नौजवान बेरोजगार लोग, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो नक्सल आइडियोलॉजी से अट्रैक्टेड थे, तो इन सबको इन्होंने इकट्ठा किया। अब जो ये समय था 1970 से लेके मिड 1971 तक का, ये एक पीक पीरियड था जब ये वायलेंट एक्टिविटीज नक्सलिस्ट के द्वारा करी जा रही थी। एक साथ में जॉइंट ऑपरेशन पुलिस और आर्मी के साथ मिलके किया गया 1971 में। उन सारे एरियाज में जो सबसे ज्यादा बुरी तरह से अफेक्टेड थे, वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज जो वेस्ट बंगाल के थे, और साथ में बिहार के थे और उड़ीसा के थे, जिनकी वजह से जहाँ पे ये नक्सलिज्म बहुत बढ़ चुका था और यहाँ पे बहुत सारे अरेस्ट करे गए, टॉप लीडर्स जो इस मूवमेंट के थे उन सबकी डेथ हुई। तो इसको रोकने की पूरी कोशिश करी गई। और जैसे मैंने आपको बताया, चारू मजुमदार ये एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, इनको पकड़ा गया और इनकी डेथ हो गई 1972 में पुलिस कस्टडी में ही। इस मूवमेंट के अंदर भी बताऊं, बहुत भयानक सीवियर ब्लो हुआ था ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब करीब 40,000 कैडेयर को इम्प्रिजन कर लिया गया था 1975 में। अब ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज का बताती हूँ। ये सेकंड स्टेज में मूवमेंट की शुरुआत फिर से हुई और ज्यादा वायलेंट तरीके से हुई फॉर्म आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद इसकी और तेजी में आग पकड़ा इस मूवमेंट ने और इसने अपना बेस और फैलाया एज पर स्ट्रेटजी ऑफ प्रोट्रैक्टेड वॉर। वही इन्होंने कहा कि हम तो लड़ रहे हैं जनता के लिए और हम तो लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। अब क्या था कि इनका जो बेस था वो अब और बढ़ गया था।
है ना। अब वही वाली बात है ना कि इन्होंने अपने जो है वो क्या कहते हैं पैर और पसार लिए थे। अच्छा, उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आएगा। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड, मतलब जो चीज लंबे वक्त तक चलेगी, जितना एक्सपेक्ट करा उससे ज्यादा चलेगी, है ना। तो लंबे वक्त तक आपके लड़ेगी, प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर, यही तो है ना बात। अब देखिए, इनका जो बेस है वो बढ़ा वेस्ट बंगाल तक से, अब आगे बढ़ के बिहार और उड़ीसा तक और फैला, और साथ में अब आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया भी इन्होंने कब्जा लिया। अब जो ये सीपीआई एमएल, दैट इज ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वाली जो पार्टी थी, ये कन्वर्ट हो गई पीपल्स वॉर ग्रुप में। कब ये हो गई? पीडब्ल्यूजी में कन्वर्ट हुई 1980 में, जिसका बेस था आंध्र प्रदेश के अंदर, और यहाँ पे काफी हैवी कैजुअलिटीज हुई थी अमंग द पुलिस पर्सनल के साथ में। अब ये जो पीडब्ल्यूजी थी, इसको बैन कर दिया गया आंध्रा की सरकार के द्वारा 1992 में, बट इसने अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आया, कंटिन्यू रखा। साइमल्टेनियसली माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया भी अब मजबूत हो चुका था बिहार के अंदर, एंड इसने भी बहुत भारी मात्रा में अटैक्स करना शुरू कर दिया था लैंडलॉर्ड्स पे और दूसरे जो अपर क्लास के लोग थे, उन सब पे, है ना, अपर क्लास के, अपर कास्ट के, क्योंकि इनका तो यही उद्देश्य है ना। अब नक्सल मूवमेंट बढ़ता गया, बहुत सारी पार्ट ऑफ द कंट्री में फैला। तो ये तो हो गई सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है आपको बताते हो। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ सन 2004 में। पीडब्ल्यूजी जो कि आंध्र प्रदेश से ऑपरेट कर रहा था, और एमसीसीआई जो बिहार से और आसपास के एरियाज से ऑपरेट कर रहा था, काम कर रहा था, इन दोनों को मर्ज करके बना दिया गया सीपीआई माओइस्ट। ठीक है, ये बना दिया गया। अब करीब 13 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ये करेंटली देश के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। सीपीआई माओइस्ट ये मेजर इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का आउटफिट था, जो रिस्पॉन्सिबल था ज्यादातर जो इंसिडेंट्स होते थे लड़ाई झगड़े के, आम जनता को मारने के, सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने के, है ना। तो ये सारा कुछ जो है ये ही करता था, एंड इसे भी इंक्लूड करा गया इन द शेड्यूल ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द ऑल इट्स फॉर्मेशन एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब अंडर डाल दिया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के। अब जब ये सीपीआई माउस बना, तो जो नक्सल वायलेंस था, इतना जो बवाल हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, ये बढ़ गई सिंस 2005 के बाद से। माना गया कि 40,000 मजबूत स्ट्रॉन्ग नक्सलीज जो हैं, वो अगर हम देखा जाए तो वो एक तरीके से समझ लीजिए ये देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने क्या बर्बाद किया है, और काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट में, है ना, आपका जो इतना भारी मात्रा में हमारे यहाँ जो इतना वास्ट जो मिनरल रिच रीजन है ईस्टर्न इंडिया का, जिसे हम लोग रेड कॉरिडोर कहते हैं, आपने सुना होगा, यहाँ पे बड़ी नक्सल चीज़ें होती हैं। तो ये इसके डेवलपमेंट से काफ़ी इन लोगों ने रोका। अब डेवलपमेंट हो जाएगा तो जो इन्होंने सोचा है वो कैसे पूरा होगा ना, ये भी तो समझो। अब ये नैरो था, बट ऐसा समझो कि ये क्या है, रेड कॉरिडोर क्या है? रेड कॉरिडोर एक ऐसा इलाका है जो एक ऐसी स्ट्रिप है जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होके निकलती है, काफी पतली सी है इनफैक्ट। तो इस जगह पे इसको डेवलप करना, ऐसे मिनरल रीजन को, इस चीज में रुकावट बनना इनका काम था। इनफैक्ट एट द पीक ऑफ माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल, नक्सलिस्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिला कि तिरुपति से पशुपति तक फैला, है ना। और सबसे ज्यादा जो खराब एरियाज थे जहाँ पे माओस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा, वो 7 स्टेट्स में देखने को मिलता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल का नाम आता है। ज्यादातर इन सारे एरियाज जो हैं वो दंड कर्ण्या रीजन में आते हैं। दंड कर्ण्या रीजन आज से नहीं, न जाने कब से फेमस है इन चीजों के लिए, टेरेन की वजह से, बहुत चीजों की वजह से। इस दंड कर्ण्या रीजन के अंदर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का इलाका आता है, और सीपीआई माओइस्ट यहाँ अपने कुछ बटालियन को छोड़ देते हैं इस दंड करन्या रीजन में। लोकल पंचायत लीडर्स को फोर्स करा जाता है जबरदस्ती कि आप इस एरिया से रिजाइन करिए, एंड माओइस्ट यहाँ पे रेगुलर जो जन अदालत है उसे होल्ड करते हैं। साथ में
ये अपनी पैरेलल गवर्नमेंट रन करते, पैरेलल जुडिशरी को रन करते। कहना ना कि हम तो भाई लोगों के लिए जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो लोगों के लिए जब सब कुछ कर रहे हैं तो भाई क्या कहते हैं, सरकार कुछ चल रही हो लेकिन हम नीचे के लेवल पे पैरेलली जो काम चल रहा है वो हम लोग कर रहे हैं लोकल लेवल पे, है ना। तो बाकी जो लोकल वाले जो सरकार द्वारा चुनित हैं लोग, उन सबको भगा दिया, जबरदस्ती हटा दिया। अब देखिए बात ये आती है कि कब तक एक आम आदमी लड़ाई कर सकता है, वायलेंस आप कब तक कर सकते हो। तो सिर्फ वायलेंस ही इनका मेन चीज नहीं है। अगर हम देखें कि माओस इतना बढ़ गए, यहाँ समझिएगा, अगर लड़ोगे 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 तो इतना नहीं फैल पाओगे, बल्कि ये कुछ और चीज भी करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि अपनी इस गंदी आइडियोलॉजी को फैलाएं। द भील और गौंड ट्राइब्स के अंदर ऐसे डोमिनेटेड एरिया में इन्होंने फैलाया भी है, जिसे गोल्डन कॉरिडोर कहते हैं, जो पुणे से लेके अहमदाबाद तक का इलाका है। अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, मार्जिनलाइज सेक्शन में, जैसे दलित में, माइनॉरिटी में, इन सबके सारे दुख दर्दों को छोटे छोटे एक साथ लाया और ला के उसे उनके मन में अपनी इस सोच को घुसेड़ा, ताकि वो स्टेट के अगेंस्ट लोग हो जाएं। भाई अगर हम कुछ बात कहते हैं कि इसको थप्पड़ मार दो, तो आप एक बार मार दोगे, लेकिन मैं जिसको जिसको बोलती जाऊंगी आप सबको नहीं मारते जाओगे, है ना। बट अगर मैं अपनी इस सोच को आपके दिमाग में घुसेड़ दूं किसी तरह, तो फिर आप भी दूसरों के दिमाग में भी घुसेड़ोगे और आप मारते चले जाओगे औरों को। तो इन्होंने यही चीज कर रखी है यहाँ पे। तो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन रिलीज करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, उसके हिसाब से जो नक्सल हैं इनकी जो है प्रेजेंस, इनकी प्रेजेंस क्या ही है ना, मुझे हिंदी वर्ड मिल नहीं रहा है। तो कुछ नए एरियाज में, जैसे फ्यू डिस्ट्रिक्ट जो केरला की है, यहाँ पे भी देखने को मिली है इनकी प्रेजेंस। और माउस ने अपनी प्रेजेंस वेस्टर्न उड़ीसा के अंदर भी, अपर असम के इलाके में, लोहित अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है ना, ये सब जगह। लेकिन हाँ, जो इनका वेस्ट बंगाल में जो जंगल महल एरिया है, यहाँ इनका सेटबैक देखने को मिला। कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में भी देखने को मिला। अब देखिए मूवमेंट की कैपेसिटी अगर हम देखें, है ना, स्टेट को चैलेंज करने की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ी। 2010 तक तो बहुत बढ़ी। इंसिडेंट्स वायलेंस के, कैजुअलिटी के बहुत बढ़े। सबसे बड़ा इंसिडेंस हुआ था जब पूरा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कंपनी को जो है 2010 की दंतेवाड़ा ऑफ छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो है एम्बिश किया गया, और करीब 76 सीआरपीएफ के, ये लोग कर भी कैसे लेते हैं, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कैसे ही भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने का झस्सा कहाँ से आता है ना। इन्होंने सरप्राइज अटैक कर दिया था, एम्बुश का मतलब होता है सरप्राइज अटैक कर दिया था, है ना, एक जगह से। और इन्होंने पूरे ये जो आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पे, और इसमें 76 सीआरपीएफ के पर्सनल जो हैं उनको मार दिया गया था। मतलब आप समझ रहे हैं, शोइंग किस, मतलब ये दिखाता है किस हद तक की इन्होंने प्लानिंग स्किल और आर्मामेंट होगा इनके पास में। और 2013 की मैं बात बताऊं तो ये लेफ्ट विंग का मूवमेंट, ये इंटरनेशनल हेडलाइन भी बना, जब इन्होंने 27 लोगों को, इंक्लूडिंग कुछ हाई लेवल के पॉलिटिशियंस वगैरह को, यहाँ पे मार दिया था, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ की। तो आप सोचिए। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि चेंजेस इन द रेड कॉरिडोर। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, रेड कॉरिडोर वो इलाका है जो कि ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में मिलता है इंडिया के, है ना। यहाँ मैं देखूं अगर यहाँ मुझे कहीं मिल जाता है तो। एंड यहाँ पे बहुत सारी नक्सलीस की प्रेजेंस है, इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे किया एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करी, कंसल्ट करा स्टेट्स के साथ में, कि देखा जाए उन सारे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को और फिर से रिड्रॉ करा जाए इस रेड कॉरिडोर को। ये पता लगाया गया कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की सिचुएशन है देश के अंदर, वो थोड़ी ठीक हुई है और अब कंट्रोल में है। तो रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि 2018 में जो कॉन्टोर था, ये जो लाइन है जो माना गया है कि ये रेड कॉरिडोर का एरिया है, ये फिर से रीड्रॉ करा गया। अब आइए थोड़ा श्रिंकिंग कॉरिडोर के बारे में आपको बता देती हूँ। दोस्तों 2015 की बात है कि टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थी वो थी 106 डिस्ट्रिक्ट थी कुछ 10 स्टेट्स के अंदर रेड कॉरिडोर में।
हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को देखा है कि ये अब छोटे डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं और नई स्टेट्स और फॉर्म हो गई हैं, जिनकी वजह से सेम जियोग्राफिकल एरिया जो है जो 106 डिस्ट्रिक्ट का था, अब वो बढ़ के 126 डिस्ट्रिक्ट का हो गया है और 11 स्टेट्स के अंदर हो गया है 2017 में। सपोज करिए कि ये डिस्ट्रिक्ट थी पूरी, अब इससे कोई एक नई डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए बन गई है, जैसे 2 में डिवाइड हो गई है, कुछ एरिया निकाल दिया गया, तो ये पहले एक थी, अब ये 2 मान लेंगे ना, वैसे ही। अब देखिए 44 आउट ऑफ 126 डिस्ट्रिक्ट, 126 में से 44 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अफेक्टेड है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से देश के अंदर जो थी, उन्हें अब हटा दिया गया है लिस्ट से इन नक्सल हिट एरियाज के। क्यों? क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट या तो माओइस्ट की इन्फ्लुएंस में नहीं रह गई हैं, या तो फिर इन्फ्लुएंस इनकी है भी तो वो ना के बराबर है। बाकी जो बेचारी 58 डिस्ट्रिक्ट बची हैं, इनमें वायलेंस देखने को मिला सन 2017 में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक तो चीज़ों को कर लिया है। अब हम कोशिश करेंगे ये पार्ट 2 के अंदर और चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करें। और ये एक काम करते हैं, अभी 2 ही पॉइंट बचे हैं, 2 पॉइंट और हम कर लेते हैं ना, तो अभी तो टाइम है नहीं। एक लेटेस्ट अटैक्स के बारे में और एक डेडली अटैक्स के बारे में आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, टॉपिक अपना रहेगा कि भाई मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम स्लाइड थोड़ी और डाल दीजिए। हाँ, तो भाई टॉपिक रहेगा कि लेटेस्ट अटैक कौन कौन से रहे हैं इन नक्सलीस के द्वारा, जो अभी मैंने बताया ना नक्सल्स के द्वारा जो अटैक हुआ था सुकमा के अंदर, थोड़ा वो आपको बताऊं कि क्या हुआ था। देखिए रिसेंट अटैक सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हुआ छत्तीसगढ़ की, जिसमें करीब 22 सीआरपीएफ के और स्टेट पुलिस पर्सनल बेचारे शहीद हो गए, इन्हें मार दिया गया। एक सरप्राइज अटैक करा इन नक्सल्स ने अप्रैल में ही, अभी पिछले साल 2021 में। मतलब पूरी दुनिया में चल रहा है कोरोना और इनको ये पड़ी है। ये बहुत बड़ा अटैक था। सिंस इतना बड़ा अटैक दांतेवाड़ा में हुआ था सन 2010 में, जब 76 सीआरपीएफ के पर्सनल को नक्सल्स ने मार दिया था, शहीद हो गए थे बेचारे। तो ये जो चीज है वो दिखाती है कि जो नक्सल एरिया है वो कम तो हो रहा है, बट नक्सलिज्म अभी भी इतना मजबूत है, खासकर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, छत्तीसगढ़ की, दैट इज दांतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर की, और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की, और आसपास का एरिया उड़ीसा का। तो मतलब समझ रहे हैं, कम जरूर हुआ लेकिन कितना ज्यादा मजबूत है कि सीआरपीएफ के जमानों को भी 1 2 नहीं 22 76 मारे दे रहे हैं। यहाँ पे हमेशा से भाई देखा गया है सरकार की जो भी पॉलिसी रही है, जो भी चीजें रही हैं, वो बाद में जब ऐसा कुछ होता है ना, तो बाद में देखा जाता है क्या कमी थी क्या नहीं थी, है ना। बट यहाँ देखिए इतने लंबे वक्त तक चली, मतलब ये तो कहते हैं ना प्रोट्रैक्टेड वॉर है ये, इतने एरिया में फैलना, अटैक करना, तो ऐसा जो लॉस होता है, मतलब वो क्या करे, कोई होता ही है यार, इतना बड़ा देश है, ये दिक्कतें आती हैं। फिर सरकार समझती है कि चलो और थोड़ा ठीक करा जाए और थोड़ा मजबूत करा जाए, तो सरकार जो है वो एनालाइज करती है, रिवाइज करती रहती है अपनी स्ट्रैटेजी को, विच हैव हेल्प इन श्रिंकिंग द रेड कॉरिडोर टिल नाउ। साथ में श्रिंकिंग द रेड कॉरिडोर शुड नॉट बी टेकन एज इफ नक्सलिज्म इज वाइप्ड आउट फ्रॉम दोस एरियाज। सरकार यहाँ पे क्या करे, है ना, कुछ ना कुछ तो इन चीजों को कर रही है, डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ये बहुत जरूरी है कि भाई लोगों को अगर डेवलपमेंट मिलता है, उनकी दिक्कतें कम होती हैं, तो ये लोगों के भड़काने से कुछ होगा ही नहीं। तो ये सब चीजें। अब आई बात यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डेडली अटैक्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो भैया सुकमा के अंदर बहुत सारे माउस अटैक्स देखने को मिले हैं पास्ट में। इनमें से कुछ की डेट सहित आपको बताती हूँ। 23 मार्च 2021 की बात है। 23 मार्च 2021 में 5 डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड पर्सनल ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस को मार दिया गया था आफ्टर देयर बस, उनकी जो बस थी उसे ब्लो अप कर दिया गया, एक मतलब बम से उड़ा दिया गया इन द नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मतलब दिल तो होता ही नहीं है, ऐसे क्या तुम लोगों के लिए करोगे। फिर 9 मई 2020 की बात है कि एक सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ पुलिस स्टेशन का था, उसको मार दिया गया था एक एनकाउंटर में विद द माओइस्ट इन राजनंदगांव में। फिर आई बात 22 मार्च 2020 की, जिसमें 17 मेंबर्स पुलिस पेट्रोल के, इनको भी मार दिया गया था एक सरप्राइज अटैक में सुकमा के अंदर। मतलब समझते हैं, बाप रे। फिर आई बात 27 अक्टूबर 2018 की, जिसमें कुछ 4 सीआरपीएफ के पर्सनल को भी मार दिया गया था इन एन एम्बुश इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। और
फिर आई बात 11 मार्च 2017 की, जिसमें कुछ 12 सीआरपीएफ के पर्सनल को मारा गया था। ये सरप्राइज अटैक करा गया था इनका, एम्बुश इन द सुकमा डिस्ट्रिक्ट। तो ये है कुछ बात। हालांकि DRG लोकली रेस फोर्स, DRG मालूम है क्या है? ये एक लोकली रेस फोर्स है छत्तीसगढ़ की, माओइज्म को कम करने के लिए। अच्छा रोल है इनका एंटी नक्सलिस्ट ऑपरेशन में। क्या नाम है? DRG। ये बेसिकली पुराने नक्सलीस थे, थोड़े लोअर कैडर के थे, जिन्हें सन्स ऑफ सॉइल्स कहा जाता था। इन्हें बहुत सक्सेस मिली थी। क्यों? क्योंकि इनकी नॉलेज थी इनको लोकल टेरेन की, वहाँ के नक्सलीट की टैक्टिक्स की। तो वही है, तुम पहले ग्रुप में कोई मिले हुए थे तो अब तुम्हें मैंने अपनी साइड करा। तो भाई ऐसी ऐसी कहानी है। कैसा लगा आपको लेक्चर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ज्वाइन ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरे काम मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी देख सकते हो, उसके अलावा इंस्टा और टेली तो आप मेरा देख लो तो मजा ही आ जाएगा। तो सबको ज्वाइन करना, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।